हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं शरद यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लैंस एकेडमी पर। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे थे विजन आईएएस की मंथली मैगजीन, और जिसमें ये मंथली मैगजीन चल रही है जून की। और आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर जुलाई की मैगजीन भी आ गई है, उसे कब शुरू करेंगे। तो आज ही जून की हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी को कवर करेंगे, और इसके साथ एक और क्लास आएगी कल, जिसमें संक्षिप्त सुर्खियां रहेंगी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की। और उसके बाद परसों से हम लोग जो है जुलाई की मंथली मैगजीन को शुरू कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उस पर डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पहला जो है कि आपका टॉपिक क्या है, बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित वैश्विक व्यवस्था अर्थात आउटर स्पेस गवर्नेंस। क्या हो रहा है? आउटर स्पेस गवर्नेंस, जो कि बाह्य अंतरिक्ष होता है। अब बाह्य अंतरिक्ष क्या होता है और आंतरिक अंतरिक्ष क्या होता है? तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी के ऊपर जो हमें आसमान देखने को मिलता है वो भी अंतरिक्ष का हिस्सा ही होता है। लेकिन एक अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है और किसी भी देश के ऊपर 100 किलोमीटर तक की जो आपकी जो डिस्टेंस होती है, जो कि एक कैरामाइन लाइन कहलाती है, एक तरीके से कैरामाइन सीमा जो कहलाती है, इसके ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो सामान्यतः खुला अंतरिक्ष माना जाता है, खुला आकाश माना जाता है। तो उसी को हम बाहरी स्पेस भी कह देते हैं, या बाहरी आपका अंतरिक्ष हो जाता है। तो इसी से संबंधित कुछ टॉपिक है। क्या टॉपिक है इसको हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र ने फॉर ऑल ह्यूमैनिटी द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है, यानी कि एक विवरण जारी किया है जो पॉलिसी से रिलेटेड है। तो क्या है विवरण? फॉर ऑल ह्यूमैनिटी, यानी कि पूरी मानवता के लिए द फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस गवर्नेंस, यानी कि जो आउटर स्पेस है, बाहरी अंतरिक्ष है, उससे संबंधित जो गवर्नेंस होगा, जो प्रशासन होगा, जो पूरी मानवता के लिए होगा, इसके एक रिपोर्ट जारी की है उन्होंने। और इससे संबंधित तथ्य की अगर हम बात करें तो सितंबर 2024 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र ने क्या किया? संयुक्त राष्ट्र की मेजबानी में आयोजित की गई थी भविष्य का शिखर सम्मेलन या समिट ऑफ द फ्यूचर। तो यूएन के नेतृत्व में न्यूयॉर्क में जो है कि 2024 में होने वाला है, उससे पहले ही इसे जारी कर दिया गया। क्योंकि शिखर सम्मेलन की बात हो रही है, समिट ऑफ द फ्यूचर, तो उसमें क्यों ना हम फ्यूचर ऑफ आउटर स्पेस के बारे में चर्चा करें। तो इसीलिए इन्होंने पहले ही जारी कर दिया। और इस शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या होता है कि भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुपक्षीय समाधानों को सुगम बनाना और वैश्विक व्यवस्था को मजबूत करना। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुपक्षीय समाधानों को सुगम बनाने से पहले जो चुनौतियां हैं, तो आप देखोगे साइबर अटैक की चुनौती हो रही है, लगातार आतंकवाद की चुनौतियां हो रही हैं। साथ ही साथ भविष्य में अब जो आने वाली चुनौतियां होंगी, यानी आप देखेंगे कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, औद्योगिक क्रांति 4.0 जो चल रहा है, वो क्या है? साइबर स्पेस से रिलेटेड है, स्पेस से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से रिलेटेड है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, इन सभी चीज़ों से संबंधित है। तो इनमें आने वाली जो चुनौतियां होंगी, क्योंकि नो डाउट किसी प्रकार की जो तकनीकी विकास होता है उसमें कोई ना कोई चुनौती भी देखने को मिलती है। तो उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो बहुपक्षीय समाधान हो सकते हैं, उन पे चर्चा की जाती है। तो ये माना जा रहा है कि जो आउटर स्पेस है वो भी एक चुनौती बन सकती है अगर उसका सही तरीके से प्रयोग नहीं किया। तो इसीलिए इस पर संबंधित एक समिट होगी 2024 सितंबर में। बात करते हैं कि अगर हम इसमें बाह्य अंतरिक्ष को लेकर मौजूदा व्यवस्था में खामियों के चलते इन बदलावों से संबंधित संधारणीयता, रक्षा, सुरक्षा संबंधी प्रभावों का भी आकलन किया गया है। यानी ये जो रिपोर्ट आई है, या जो नीतिगत जो शीर्षक है, इसमें जो रिपोर्ट दी गई है जानकारी, उसमें कहा जा रहा है कि जो वर्तमान की व्यवस्था है ना, जैसे सभी देशों के बीच में अंतरिक्ष को लेकर जो है कि तनाव चल रहा है। वहीं आप देखें, अमेरिका ने कहा था कि हम अब स्पेस मिलिट्री तैयार कर रहे हैं, चाइना भी कह रहा है कि मैं भी स्पेस मिलिट्री तैयार करूंगा, भारत और अमेरिका दोनों मिलकर जो है कि स्पेस के लिए काम करना चाह रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। इन चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए देखना है कि आगे इनकी संधारणीयता, यानी कि सस्टेनेबिलिटी पे, स्पेस पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ह्यूमैनिटी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल इकोनॉमी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी का आकलन किया गया है। एनवायरनमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी का आकलन किया गया है। हालांकि अब हम देखते हैं कि अंतरिक्ष संबंधी गतिविधियों को संचालित करने वाली मौजूदा वैश्विक व्यवस्था क्या है। जो इस समय अंतरिक्ष से संबंधित क्या क्या गतिविधि हो रही है। हम सैटेलाइट भेज रहे हैं, हम चंद्रयान मिशन भेज रहे हैं, हम सूर्य मिशन भेजने की तैयारी में हैं, हम शुक्र ग्रह की जानकारी लेने की बात कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार की जो मिशन हम भेज रहे हैं, उनसे संबंधित वर्तमान में व्यवस्था क्या है। लेकिन उस व्यवस्था को आगे बढ़ने से पहले हम इसको समझते हैं कि अवसर क्या क्या हैं, वर्तमान में अंतरिक्ष में मौजूद कौन कौन से अवसर हैं। तो अवसरों की बात करें तो देखोगे आप, भू अवलोकन, मतलब कि मतलब आप देखोगे कि पृथ्वी का अवलोकन हो रहा है। जैसे उपग्रहों के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से जो हम डेटा प्राप्त कर रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, और वैज्ञानिक उसके आधार पर मौसम के पैटर्न की बात कर रहे हैं, तापमान में जो उतार चढ़ाव हो रहा है, इन सभी की निगरानी करने में हम सक्षम हो पा रहे हैं।
इसीलिए तो हम बाढ़ का खतरा, वर्षा के अनुमान और चक्रवात की जानकारी ये सब 5-6 दिन पहले ही दे देते हैं, ताकि क्या हो कि समाज के द्वारा, सिविल सोसाइटी के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा उन चुनौतियों से निपटने की तैयारी पहले से ही कर ली जाए। एनडीआरएफ यूनिट को एक्टिव कर दिया जाए कि प्राकृतिक आपदा से कैसे निपटना है। वहीं कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो संचार नेटवर्क तेजी से अंतरिक्ष आधारित परिसंपत्तियों की उपलब्धता पर निर्भर हो रहे हैं, क्योंकि जितना भी स्पेस से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, तो सारा का सारा कम्युनिकेशन उस पर बेस्ड हो रहा है। उपग्रह नेविगेशन, वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणालियों का उपयोग किया जा रहा है लॉजिस्टिक श्रृंखला के लिए। जैसे आज हम लोग कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, गूगल मैप ओपन कर लेते हैं, जीपीएस लोकेशन ऑन कर लेते हैं। जीपीएस की जो संस्था है, यानी इसको जो ऑपरेट करती है, वो अमेरिका के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारा भारत भी क्या कर रहा है, एक IRNS बना रहा है, यानी जिसको हम नाविक भी कहते हैं, जिसके माध्यम से हम अपनी लोकेशन को ट्रैक कर पाएंगे। तो आज जो हम लोकेशन यूज करते हैं गूगल मैप की, तो ये सारी चीज़ें। वहीं विज्ञान के स्तर पर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि वैज्ञानिक स्तर पे भी समृद्धि को हम बढ़ा सकते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अंतरिक्ष से रिलेटेड टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कैसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अवसर भी हैं। तो अब हम आगे देखेंगे इस चीज़ को कि कौन सी व्यवस्था इस समय मौजूदा चल रही है। तो अगर हम बात करें अंतरिक्ष से संबंधित जो भी गतिविधि होती है, तो 1958 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और पर संयुक्त राष्ट्र समिति का गठन किया था, UNCOPUOS। अर्थात कि बाह्य अंतरिक्ष का अगर आपको उपयोग करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से करिए, मानव की विकास के लिए करिए, मानवता के लिए करिए, पर्यावरण के लिए करिए, सद्भावना के लिए करिए। ये नहीं कि आप उसे नुकसान पहुंचाएं। तो इसके लिए प्रयोग करने की बात करने पर एक संयुक्त राष्ट्र समिति का गठन किया गया, जिसका उद्देश्य रहा कि संपूर्ण मानव हित के लिए अंतरिक्ष में खोज करना और उसके उपयोग को नियंत्रित करना। अब जैसे अगर आप देखोगे, सैटेलाइट से जो हमें डेटा प्राप्त होता है, जो इमेजेस प्राप्त होती हैं, जो तस्वीरें प्राप्त होती हैं, जो कम्युनिकेशन प्राप्त होता है, उससे हम मानवता का विकास कर रहे हैं कि नहीं। भाई हमें अगर समय से पहले मौसम की जानकारी मिल गई तो हम किसानों को आगाह कर सकते हैं कि अपनी सूखी हुई फसलों को समय से पहले काट लीजिए, नहीं तो हो सकता है बारिश होने की वजह से गेहूं खराब हो जाए, सरसों खराब हो जाए, पाला पड़ जाए। चक्रवात आने की स्थिति में हम तटीय प्रदेशों को सूचना दे पाते हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, कि चक्रवात आने की संभावना बन रही है। जितने भी तटीय क्षेत्रों में जो भी प्रशासन के द्वारा कार्य किए जा रहे हों या किए जा सकते हैं, उन पर ध्यान रखा जाए, ताकि समय रहते ही हम जन और धन की हानि को कम कर सकें। समाप्त तो नहीं कर सकते, जन और धन की हानि होगी, लेकिन उसे कम कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें, यहाँ पर आप देखेंगे कि बाह्य अंतरिक्ष के मामले में संयुक्त राष्ट्र कार्यालय, जो कि इसके कार्यों में सहायता प्रदान करता है, और इसके द्वारा अंतरिक्ष में संधियां भी की गई हैं। यानी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 5 अंतरिक्ष संधियां की गई हैं। सबसे पहले आती है आपकी आउटर स्पेस ट्रीटी, जो 1967 में हुई थी। ये कभी कभी मैचिंग करने के लिए आ जाता है आपका वनडे एग्जाम्स में, कि बाह्य अंतरिक्ष जो संधि है आउटर स्पेस ट्रीटी 1967 में, इसमें चंद्रमा या अन्य खगोलीय पिंडों सहित बाह्य अंतरिक्ष में खोज करने से संबंधित गतिविधि पर नियंत्रण करने की बात की गई थी, कि अगर आप इनकी खोज कर रहे हो या इनकी कोई जानकारी ले रहे हो तो समुचित तरीके से लीजिए, अर्थात संधारणीयता के आधार पे, सस्टेनेबिलिटी के आधार पे आप इस पे काम करेंगे, ये नहीं कि आप उसका दुरुपयोग करें। रेस्क्यू एग्रीमेंट, अगर कोई भी अंतरिक्ष यात्री है तो उसके बचाव के लिए, अंतरिक्ष यात्री की सुरक्षित वापसी के लिए सभी की सभी तैयारी होनी चाहिए। आपने एक जीरो मूवी देखी होगी, अगर नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा, शाहरुख खान की जीरो मूवी है। कैसे जो है कि उसे अंतरिक्ष में भेजा जाता है और अंतरिक्ष से वापस लाने की भी जिम्मेदारी सभी की होती है। तो भाई ये भी देखना है कि रेस्क्यू एग्रीमेंट भी एक किया गया है 1968 में, कि जिस भी व्यक्ति को जब हम अंतरिक्ष में भेजेंगे तो उसकी सही सलामत वापस लाने की भी जिम्मेदारी संस्था की होनी चाहिए, देश की होनी चाहिए, संपूर्ण दुनिया की होनी चाहिए। लायबिलिटी कन्वेंशन एक 1974, कि इसके द्वारा अंतरिक्ष आधारित पिंडों के कारण होने वाली क्षति के लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर अभिसमय। मान लीजिए कि कोई अंतरिक्ष आधारित कोई पिंड है जो पृथ्वी से आके टकरा गया या किसी देश में आके गिर गया, तो उससे जो होने वाली क्षति होगी उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय दायित्व पर भी एक कन्वेंशन किया गया, जिसको हम लोग लायबिलिटी कन्वेंशन कहते हैं। रजिस्ट्रेशन कन्वेंशन 1976 है। और मून एग्रीमेंट, यह समझौता चंद्रमा और अन्य खगोलीय पिंडों पर अलग अलग देशों की गतिविधियों को नियंत्रित करने से संबंधित है। जैसे अभी चंद्रमा पे हमने चंद्रयान 3 भेजा, उससे पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भेजा। आपका जो है कि एक मिशन आ रहा था रसिया का, जो फेल हो गया, लूना 25 के नाम से था। चंद्रमा पे आपका चीन ने भी भेज रखा है पहले ही, 2013 में सबसे पहले उसने भेज लिया।
अमेरिका के द्वारा भी भेजा गया है। तो इन सब का भी जो है कि नियंत्रित होनी चाहिए गतिविधि। ऐसा ना हो कि चंद्रमा पे जाके ये जो आपके उपकरण है या आपके रोवर प्रज्ञान ये कोई क्षति पहुंचाए, क्योंकि हम एक ग्रह को क्षति पहुंचाने के साथ दूसरे ग्रह को भी क्षति पहुंचा रहे हैं, तो ये ज़्यादा ही खतरनाक व्यवस्था होगी जो अंतरिक्ष में भी छेड़छाड़ करने की व्यवस्था के खिलाफ हो जाएगी। तो मून एग्रीमेंट भी किया गया है कि जो भी गतिविधि की जाए अलग अलग देशों के द्वारा वो एक नियंत्रित होनी चाहिए, कंट्रोल्ड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसको प्रॉब्लम हो जाए, उस ग्रह पे जो है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो ये सभी चीज़ें देखने को आपको मिलती हैं। साथ ही साथ भारत की बात करें तो भारत ने इन सभी 5 संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। आउटर स्पेस ट्रीटी पे भी किया है, मून एग्रीमेंट पे किया है, कन्वेंशन पे किया है, आपके इन सभी चीज़ों पे रजिस्ट्रेशन पे किया है, लाइबिलिटी पे किया है, रेस्क्यू टीम पर भी किया है कि अंतरिक्ष से यात्री आएंगे तो भारत इन 5 पे हस्ताक्षर तो कर चुका है, लेकिन 4 ही संधियों को केवल अभी तक उसने पुष्टि की है। हालांकि मून एग्रीमेंट की अभी पुष्टि नहीं की गई है, क्योंकि भारत के द्वारा चंद्रयान मिशन भेज रहे थे, तो चंद्रयान 1, 2, 3 भेजे जा चुके हैं, जो कि सफलतापूर्वक लैंडिंग हो चुकी है, काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। रोवर लगातार इसरो को अपने नए नए फोटो, इमेजेस, डेटा दे रहा है, संचार कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी भारत ने अभी तक मून एग्रीमेंट को पुष्टि नहीं दी है, फाइनल सहमति नहीं दी है। लेकिन अब बात करेंगे कि ऐसी क्या जरूरत पड़ गई यूएन को कि इसने एक व्यवस्था बनानी शुरू कर दी कि अंतरिक्ष में हम आउटर स्पेस में सही तरीके से उसकी व्यवस्था बनाएं, यानी कि सही तरीके से उसका उपयोग करें, सस्टेनेबल जो है कि उसका उपयोग करें। तो ऐसी आवश्यकता क्यों हुई? तो पहली आप हेडिंग के रूप में देखेंगे कि संसाधन हेतु गतिविधियां, क्योंकि अंतरिक्ष में संसाधनों को खोजने, उनका दोहन करने, उनका उपयोग करने पर कोई आम सहमति आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था मौजूद नहीं है। यानी कोई भी देश अपने अपने स्तर से जो है कि खोज करता है, अपने स्तर से जो है कि स्पेस में अपने अंतरिक्ष के यान को लॉन्च करते हैं, चाहे वो फिर आपका चाइना हो, अमेरिका हो, भारत हो या रसिया हो, इंग्लैंड, फ्रांस, सभी देश अपने अपने स्तर पे क्या करते हैं, अपने रॉकेट लॉन्चर्स को लॉन्च करते हैं, मिशन को लॉन्च करते हैं, और उससे जो भी संसाधन प्राप्त होते हैं उनका दोहन वगैरह कैसे कर रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं होती थी। इसकी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो अंतरिक्ष में इन चीज़ों के लिए नियम बना सके। तो इसलिए यूएन को लगा कि एक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। दूसरा, अंतरिक्ष का मलबा, जो सामान्यतः अंतरिक्ष के मलबे की अगर हम बात करेंगे तो लियो में ज़्यादा है। लियो मतलब होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट, यानी कि अंतरिक्ष मलबा अपने आप में एक प्रमुख चुनौती है। पृथ्वी की निचली कक्षा में अत्यधिक संख्या में उपग्रहों को प्रक्षेपित करने से यह समस्या और भी जटिल हो गई है, क्योंकि सबसे अधिक जो हम कम्युनिकेशन सैटेलाइट भेजते हैं या आपका जो है कि डेटा प्राप्त करने के लिए सैटेलाइट भेजते हैं, वो अपने काम करने के बाद क्या करते हैं, वो स्पेस में घूमते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स वहाँ पे 0 हो जाता है, इसलिए वो पृथ्वी पर वापस नहीं आ पाते। इसकी वजह से वो अंतरिक्ष में कचरा पैदा कर रहे हैं, मलबे के रूप में घूम रहे हैं, ताकि जो भी भविष्य में अगर हम कोई मिशन भेजते हैं तो हो सकता है उससे टकराकर उनको जोखिम पहुंचाया जा सके, जोखिम हो सकता है। हालांकि इस बार चंद्रयान 3 में भारत के जो इसरो मिशन के द्वारा यह किया गया कि जो भी कचरा बचेगा उसे एक मतलब नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई है कि उसे 2 महीने के अंदर ही बचे हुए जो पार्ट्स होंगे रॉकेट वगैरह के, उसे पृथ्वी की कक्षा में वापस बुलाकर मशीन के द्वारा या जिस भी सिस्टम के द्वारा उसको वहीं पे उसे जला के राख के रूप में ढेर कर दिया जाएगा, जिससे अंतरिक्ष में कचरा नहीं होगा। और ऐसा इसरो ने किया, ये दुनिया में किसी भी देश के द्वारा नहीं किया गया, तो ये भी है। वहीं अंतरिक्ष आधारित ट्रैफिक व्यवस्था, इसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर आप देखेंगे कि मैं आपको दिखा दूं जरा, यहाँ पर अंतरिक्ष मलबे को पहले आप देख लीजिए कि बाह्य अंतरिक्ष में लगभग, जैसे पृथ्वी आपकी और इसके बाह्य अंतरिक्ष में डॉट जो बने हुए 8400 उपग्रह पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे हैं, जिसमें 36,500 टुकड़े आज भी मौजूद हैं और इनके जो आकार है 10 सेंटीमीटर से अधिक है। 10 सेंटीमीटर मतलब आपका एक जो स्केल होता है ना, पटरी होती है जिसे हम लाइन वगैरह खींचते हैं, उतने बड़े बड़े आकार के ये घूम रहे हैं अंतरिक्ष में। और इतनी सी भी चीज़ अगर किसी भी रॉकेट में लग गई या हमारे किसी मिशन से टकरा गई तो वो पूरे के पूरे रॉकेट को ध्वस्त कर सकती है। तो ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, इसीलिए इस पर बात हो रही है। फिर अगला है अंतरिक्ष आधारित ट्रैफिक व्यवस्था। जैसे आप रोड पर चलते हैं तो पुलिस जो स्टाफ होता है, हमारा ट्रैफिक स्टाफ होता है, वो चौराहे पे धूप में खड़े होके आपको जो है कि सिग्नल देता रहता है, रेड, ग्रीन, येलो, ताकि जाम की व्यवस्था को बहुत से कम किया जा सके और जाम से बचा जा सके। लेकिन अंतरिक्ष में तो कोई ऐसा नहीं खड़ा है, इसलिए राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संस्थाओं द्वारा निम्नलिखित आधार पे अंतरिक्ष आधारित ट्रैफिक को प्रबंधित किया जाता है। जैसे अलग अलग मानकों के द्वारा, अलग अलग सर्वोत्तम प्रणाली द्वारा, अलग अलग परिभाषाओं और भाषाओं और इंटर ऑपरेबिलिटी के अलग अलग तरीकों द्वारा और एक आम सहमति
आधारित समन्वय का अभाव देखने को मिलता है, इसीलिए एक नई व्यवस्था बनाने पर फोकस किया जा रहा है। तो ये भी एक सिस्टम है कि अंतरिक्ष में हम कैसे इस व्यवस्था को सही करें, सुदृढ़ करें, इसीलिए भी यूएन ने एक नई व्यवस्था बनाने की बात की। और अगला एक है बाह्य अंतरिक्ष में संघर्ष की रोकथाम करना, क्योंकि बाह्य अंतरिक्ष में सशस्त्र संघर्ष के प्रसार और शस्त्रीकरण को रोकने के लिए बेहतर विनियामकीय फ्रेमवर्क को अपनाने की आवश्यकता है। रसिया ने खुद ही कहा और यूएसए ने, यूएस मिलिट्री ने तो यह भी कह दिया, यूएस गवर्नमेंट ने, कि हम अब एक स्पेस आर्मी बनाएंगे जो हमारे क्या करेंगे, जितने भी स्पेस मिशन होंगे उसकी सुरक्षा के लिए वहां तैनात किए जाएंगे। तो क्या मतलब बनता है, आपको अपनी जमीन की सुरक्षा करनी थी तो आपने मिलिट्री तैयार कर ली, जल की सुरक्षा करनी थी तो पनडुब्बी तैयार कर ली, नभ की सुरक्षा करनी थी तो रॉकेट बना लिया आपने, फाइटर जेट बना लिए, अब आप चले अंतरिक्ष में भी। तो इसका मतलब क्या है कि लगातार संघर्ष बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में एक यूएन के द्वारा व्यवस्था अपनानी जरूरी थी ताकि इस व्यवस्था से नियंत्रण पाया जा सके। वहीं उपग्रहों के प्रक्षेपण में भी वृद्धि, आप देखेंगे पिछले दशक में सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी से उपग्रहों के प्रक्षेपण में काफी वृद्धि हुई है। एलन मस्क की कंपनी को देख लीजिए, एलन मस्क की जो स्पेस एक्स है वो लगातार बहुत सारे रॉकेट लॉन्च कर रही है। इंडिया में इसरो के द्वारा किए जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां दूसरे देशों में भी कर रही हैं। तो इससे क्या हो रहा है, अंतरिक्ष में बहुत सारे प्रमोशन यान होने की वजह से कचरे की समस्या बढ़ रही है, अंतरिक्ष मलबा बढ़ रहा है। तो ऐसे में कैसे इस व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए कि अंतरिक्ष में कचरा या मलबे की व्यवस्था खत्म की जा सके, समस्या कम रहे और लोगों को जो भी महत्वपूर्ण जानकारी या आंकड़े चाहिए, तस्वीर चाहिए, वो भी मिलती रहे। तो इन सभी चीज़ों के लिए एक व्यवस्था को अपनाना बहुत जरूरी था। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि बाह्य अंतरिक्ष मामलों के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यालय है, जिसको हम लोग UNOO ऐसे कहते हैं, इसका हेडक्वार्टर तो वियना ऑस्ट्रिया में है। इसका जो गठन किया गया था 1958 में किया गया था और 1993 में इसे वर्तमान स्वरूप में स्थापित किया गया, जो आज के स्वरूप में 102 देश हैं, जिसमें भारत भी इसका सदस्य है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि बाह्य अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग और अन्वेषण में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। क्या करना, बाह्य अंतरिक्ष के जो शांतिपूर्ण उपयोग और खोज में वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना है। अंतरिक्ष से समय विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को भी प्रोत्साहित करना है, यानी टेक्नोलॉजी के द्वारा नए नए इनोवेशन करने हैं। जैसे अभी इसरो के द्वारा एक नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट किया गया कि पृथ्वी में जितने भी जो है कि हम सैटेलाइट भेजेंगे अंतरिक्ष में, उन सैटेलाइट का जब काम हो जाएगा तो हम उन्हें क्या करेंगे, जो लॉन्चर होंगे, जिस रॉकेट के द्वारा उन्हें लॉन्च किया जा रहा है, उन्हें क्या किया जाएगा, पृथ्वी की कक्षा में वापस उतार के 3000 किलोमीटर के डिस्टेंस में वापस लाके उन्हें जला दिया जाएगा, क्योंकि वो पृथ्वी के वायुमंडल में एंट्री करेंगे तो वहाँ पे घर्षण के कारण, फ्रिक्शन के कारण वो जल जाएंगे और जलने से वो राख के कारण राख के रूप में बदल जाएंगे और वो नीचे आ जाएंगे धीरे धीरे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो स्पेस में जो कचरा तैयार हो रहा है, बहुत सारी संख्या बढ़ रही है कम्युनिकेशन के लिए, रॉकेट की, लॉन्चर पैड की, ये समस्या कम हो सकेगी। वहीं विकास के लिए अंतरिक्ष से संबंधित विज्ञान और प्रौद्योगिकी और उसके उपयोगों के लिए विकासशील देशों की क्षमता को भी मजबूत करना होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं इसके, जो इंपॉर्टेंट वर्क है। लेकिन अब हम बात करेंगे ये जो पॉलिसी ब्रीफ आया है, यानी नीतिगत जो विवरण दिया है यूएन के द्वारा, इसमें कुछ सिफारिशें भी ये करते हैं। यूएन के द्वारा कुछ सिफारिशें की गई हैं इस समस्या से निपटने के लिए, आउटर स्पेस की संधारणीयता बनाए रखने के लिए, मानवता के उपयोग के लिए, इससे संबंधित कुछ सिफारिश की गई है। तो उन सिफारिशों को समझते हैं। जैसे पहली सिफारिश वो करते हैं कि शांति और सुरक्षा के लिए एक नई संधि करनी चाहिए, बिल्कुल, जिससे हथियारों की होड़ को रोका जा सके। अंतरिक्ष मलबे को हटाने के लिए भी कानूनी और वैज्ञानिक पहलुओं पर ध्यान दिया जाना चाहिए। अंतरिक्ष ट्रैफिक का प्रबंधन करने के लिए भी व्यवस्था विकसित करनी होगी सभी देशों के द्वारा मिलकर, और अंतरिक्ष संसाधन की गतिविधियां जो कि चंद्रमा व अन्य खगोलीय पिंडों के संधारणी, अन्वेषण, दोहन और उपयोग के लिए एक प्रभावी फ्रेमवर्क बनाया जाना चाहिए। जैसे चंद्रयान फर्स्ट के मिशन के द्वारा हमें यह जानकारी मिली थी कि चंद्रमा पे पानी के कुछ सैंपल्स देखने को मिले, यानी ऑक्सीजन की उपलब्धता है। तो अब जो चंद्रयान 3 को भेजा गया है, उसके द्वारा एक सही जानकारी जुटाने के साथ साथ उसके दुरुपयोग को भी नियंत्रित करना है कि उसका कोई दुरुपयोग ना हो, उसका कोई मिसयूज ना हो चंद्रयान 3 के द्वारा या किसी और देश के द्वारा। तो ये सारी व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए कि अंतरिक्ष से जो हमें संसाधन प्राप्त हो, हम उनकी गतिविधियों को नियंत्रित रूप में करें, बहुत उसकी जो है कि वो ना करें। समावेशन की बात करेंगे तो सदस्य देशों को बाह्य अंतरिक्ष से संबंधित अंतर सरकारी प्रक्रियाओं के कामकाज में निम्नलिखित भागीदारी को सुगम बनाना चाहिए। इंक्लूजन करना चाहिए, जैसे वाणिज्यिक हितधारकों को शामिल करिए इसमें, प्राइवेट सेक्टर को, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों को शामिल करिए और अन्य संबद्ध हितधारकों को भी इसमें शामिल करिए, ताकि वो लोग भी इसके लिए आगे बढ़ें और सरकारों से
लोगों से, सिविल सोसाइटी से ये दबाव बना सकें कि अगर आप अंतरिक्ष का प्रयोग करना चाहते हो तो सही तरीके से करिए। तो अब यहाँ पर हम अगला टॉपिक देखेंगे और अगला टॉपिक है हमारा दोस्तों, तो हमारा जो टॉपिक है वो ये था, हमारा क्या था, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस। ध्यान दीजिएगा, बीसीआई की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है। क्या है चर्चे में, ये क्यों चर्चे में? तो अमेरिकी एक संस्था है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटिव ने एलन मस्क की न्यूरोलिंक जो न्यूरालिंक जो चिप होती है, इसको मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी है। क्योंकि एलन मस्क की जो कंपनी है बहुत सारे जो है कि इवेंट्स करती है, मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, चाहे वो टेस्ला हो गई 4 व्हीलर में, या स्पेस एक्स हो गया अंतरिक्ष के लिए, तो बहुत सारी इनकी कंपनी है जिन्होंने क्या किया, एक न्यूरालिंक एक चिप को डेवलप किया है और इसको मानव परीक्षण के लिए मंजूरी दे दी गई है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। इसका लक्ष्य क्या होगा? वर्तमान में एफडीए द्वारा स्वीकृति प्राप्त उपकरणों की तुलना में कम से कम 100 गुना अधिक ब्रेन कनेक्शन वाली अगली पीढ़ी के मस्तिष्क प्रत्यारोपण का निर्माण करेगी। यानी ये कह रहे हैं कि जो एफडीए है ना, फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर, इनके द्वारा जितने भी उपकरणों को स्वीकृति दी जाती है, परमिशन दी जाती है अमेरिका में यूज करने के लिए, उससे कई गुना, कितने गुना, लगभग 100 गुना तेजी से ये काम करेगी ब्रेन के इम्प्लांट में। यानी इसको जो है कि मस्तिष्क का प्रत्यारोपण करने के लिए भी एक तरीके से डेवलप किया जा रहा है। लेकिन अब हम बात करेंगे बीसीआई के बारे में, डिटेल से समझते हैं कि क्या होता है ये। यह एक प्रकार की संचार प्रणाली है जो कि व्यक्ति अपने मस्तिष्क से सीधे संकेत भेजकर अपनी इच्छा अनुसार बाह्य उपकरणों या किसी एप्लीकेशन को संचालित कर सकता है। बाह्य उपकरण में आप जैसे जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट हैं जिनमें वाईफाई कनेक्शन की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है, जैसे आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, फैन हो गया, बहुत सारे, और इलेक्ट्रिसिटी में लाइट हो गई, बल्ब हो गया, जो एलईडी बल्ब्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं आपके जो वाईफाई से कनेक्टेड हैं, अब इंटरनेट से कनेक्टेड है, जैसे आईओटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इस तरीके से मस्तिष्क के द्वारा अपने एक संकेतों को भेज के, सोच के या उसके बारे में विचार करके उन मशीन्स को या उन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को या उन एप्लीकेशन को ऑपरेट कर सकेगा व्यक्ति एक ही जगह बैठ के। तो इसका फायदा भी बहुत अच्छा है। देखते हैं क्या होता है इसके माध्यम से। जैसे वो क्या कर सकता है, चीज़ों को बदल सकता है, चीज़ों को स्थानांतरित कर सकता है, उसे कंट्रोल कर सकता है, उसके साथ परस्पर संवाद को स्थापित कर सकता है, यानी कि आप डायलॉग कर सकते हो, उससे बातें कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें की जा सकेंगी बीसीआई के द्वारा। इसके 3 मुख्य कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो इसमें डिवाइस चाहिए, डिवाइस किस काम के लिए चाहिए ये समझना जरूरी है। जैसे मस्तिष्क से आने वाले संकेतों को पता करके उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए एक डिवाइस होनी चाहिए। साथ ही साथ रिकॉर्ड किए गए जो भी संकेत हैं उसे प्रोसेस करना होगा, फिल्टर करना होगा कि मस्तिष्क ने कैसे संकेत भेजे हैं, इसके लिए कंप्यूटर चाहिए। साथ ही साथ जिस डिवाइस को आप नियंत्रित करना चाहते हैं, जिस एप्लीकेशन को आप वर्क कराना चाहते हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे आप काम करना चाहते हैं, उससे संबंधित एप्लीकेशन या डिवाइस होने चाहिए। मतलब एप्लीकेशंस हो या वो डिवाइसेस हो, तो ये तीनों चीज़ें ज़रूरत है। यानी मस्तिष्क के संकेत को स्टोर करने के लिए डिवाइस चाहिए, उसको प्रोसेस करने के लिए, फिल्टर करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, और साथ ही साथ वो डिवाइस या एप्लीकेशन होना जरूरी है जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हो, जिसके साथ आप काम करना चाहते हो, चाहे वो आपका एसी हो वाईफाई से, या आपका फैन हो, या आपके फ्रिज हो, टीवी हो, मोबाइल में कुछ एप्लीकेशंस हो, ये सभी चीज़ें होनी जरूरी है। तो 3 कंपोनेंट इसमें इंपॉर्टेंट है जिसपे वो काम करता है। आगे देखते हैं। अब जरा यहाँ पे फीडबैक देना बीसीआई का एक अन्य महत्वपूर्ण भी कार्य है। यानी कि ये फीडबैक भी देता है कि यह प्रणाली किसी उपयोगकर्ता को यह बताती है कि कंप्यूटर किस निर्णय या इच्छित कार्रवाई की व्याख्या करने में सक्षम है। बीसीआई के लिए मस्तिष्क गतिविधि संकेतों को मापने हेतु अलग अलग तकनीकें हैं। जैसे बीसीआई जो है आपका, जो हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे इस टॉपिक को, इसके लिए क्या होता है कि अलग अलग टेक्नोलॉजी है जिसके माध्यम से वो मस्तिष्क की गतिविधि या संकेतों को मापता है। जैसे एक नॉर्मल आपने सुनी होगी ईईजी, जैसे जब आप जाते हैं न्यूरो डॉक्टर के पास जाते हैं, न्यूरो साइंटिस्ट के पास जाते हैं, तो क्या कहता है कि आपके दिमाग की हम मैपिंग कराएंगे, ब्रेन मैपिंग कराएंगे, जिसमें हम देखेंगे कि कुछ मशीनों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से, कि इनके मस्तिष्क में जो संकेत हैं, जो नर्वस सिस्टम को देते हैं, तंत्रिका तंत्र को देते हैं, ये किस प्रकार के देते हैं। तो उसमें हम ईईजी कराते हैं, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफी कराते हैं बिल्कुल। वहीं एक होता है एफएमआरआई, यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसके माध्यम से एक एमआरआई होती है मशीन में, जिसमें आपकी ब्रेन की मैपिंग की जाती है, ब्रेन की स्टडी की जाती है, उनके द्वारा जो संकेत दिए जाते हैं उनको समझा जाता है। तो ये 2 तरीके की टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करेंगे बीसीआई का उपयोग। अगर मान लीजिए अमेरिका की फूड एंड ड्रग
एडमिनिस्ट्रेटिव, एफडीए ने अगर इसको मंजूरी दी है मानव पे टेस्ट करने के लिए, अगर मान लीजिए मंजूरी प्राप्त करने के बाद टेस्ट करने में, परीक्षण करने में एलन मस्क की ये जो न्यूरोलिंक चिप, ये अगर सक्सेस हो जाती है, सफल हो जाती है, तो अमेरिका में मान लीजिए इसे नॉर्मल लाइफ में यूज करने के लिए लोग किस तरीके से उपयोग करेंगे, आपके मेरे उपयोग के लिए है कि नहीं है, ये पता कैसे चलेगा कि क्या हम इतनी महंगी चिप को खरीदें या ना खरीदें, ब्रेन के किनारे पे लगाना है कि नहीं लगाना है, सिर पे लगाना है कि कहाँ लगाना है। तो मैं आपको बता दूं, इमेजेस में अगर आप देखेंगे, यहाँ पे आप यहाँ पर देखेंगे इमेजेस में, तो ये आपके बालों के पीछे एक चोटी टाइप का रहेगा, जहाँ पे एक चिप के रूप में लग जाएगा। किसके तरीके से लग जाएगा, यहाँ पे एक चिप की फॉर्म में लग जाएगा जो आपके बालों में लगेगा, और वहीं से वो संकेतों को ग्रहण करेगा। ऐसा नहीं है कि इसके लिए दिमाग को खोल के ऑपरेशन करके इसके अंदर बैठाया जाएगा, ऐसा नहीं है। ये बाहर ही एक बालों के संकेत, बालों से कनेक्ट कर दिया जाएगा सिर के पास, जहां से ये संकेत ले सकेगा। तो अब ये संकेत ले तो लेगा, लेकिन ये किसके लिए यूजफुल है, तो स्पेशली जो व्यक्ति शारीरिक रूप से दिव्यांग हैं या जो व्यक्ति वृद्ध हो चुके हैं, बूढ़े हो चुके हैं, उनकी मदद कर सकता है। अब दिव्यांग लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में थोड़ी लाचारी महसूस करते हैं, थोड़े असफल से होते हैं, व्हील चेयर पे चलते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये उनके लिए काफ़ी अच्छा काम करेगा। कृत्रिम अंगों के सटीक नियंत्रण को सक्षम करेगा, जिससे दिव्यांग प्राकृतिक तरीके से चलने फिरने में सक्षम बन सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। वृद्ध लोगों की भी मदद करेगा, जैसे बूढ़े लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने में काफ़ी तकलीफ में होते हैं, अपनी दवाइयों को टाइम से नहीं ले पाते, क्योंकि दवाइयाँ भी परिवार के दूसरे सदस्य देते हैं, क्योंकि उनसे दूर रखी जाती हैं। बहुत सारी चीज़ों में ये मदद करेगा। वहीं बीमारियों का भी इलाज कर सकेगा। कैसी बीमारियों का इलाज करेगा, जैसे पार्किंसंस रोग, भूलने की बीमारी होती है, या बॉडी पे कंट्रोल नहीं हो पाता है, जैसे कोई भी चीज़ पकड़ो तो बहुत कंपन होता है शरीर में, छूटने का डर रहता है, गिरने का डर रहता है, मिर्गी, रीढ़ की हड्डी की चोट, इन सभी का इलाज होगा। साथ ही साथ मोटापा, ऑटिज्म, अवसाद, सिजोफ्रेनिया और टिनिसस, जो टिनिटस नाम का एक जो उपचार रोग होता है, इन सभी के उपचार के लिए कुछ ना कुछ संभावनाएं देखने को मिल सकती हैं। अच्छा, टिनिटस क्या होता है, ये ध्यान देना कि ये टिटनस नहीं लिखा है, यहाँ पे ध्यान देना, टिटनस नहीं लिखा है, टिनिटस लिखा है। तो टिनिटस रोग का क्या मतलब होता है, इसमें क्या होता है, एक या दोनों कानों में किसी ध्वनि के बजने या भिनभिनाने की आवाज़ होती है, और यह ध्वनि लगातार रुक रुक कर सुनाई दे सकती है। इसका मतलब, इसका संबंध सुनने की शक्ति को खोने से है। यानी कोई व्यक्ति को लगेगा कि कोई मेरे कान में कुछ लगातार बोल रहा है, फिर रुक जाएगा, फिर लगेगा लगातार बोल रहा है, फिर रुक जाएगा। इसका मतलब है कि अब उसके सुनने की शक्ति खो रही है, धीरे धीरे उसके सुनने की शक्ति खत्म हो जाएगी। तो जब वो व्यक्ति कुछ सुन ही नहीं पाएगा, ऐसे में ये न्यूरल लिंक जो चिप है वो काफ़ी हेल्पफुल होगी उसके लिए। मस्तिष्क संबंधी रिसर्च को सुगम बनाया जाएगा, मस्तिष्क के बारे में समझ को बेहतर विकसित किया जाएगा, क्योंकि अभी जो हम करते हैं वो करते हैं या तो हम मैग्नेटिक रेजोनेंस के द्वारा करते हैं, या फिर इंसेफ्लो जो इलेक्ट्रोग्राफी होती है, ईईजी, इनके माध्यम से हम स्टडी करते हैं। तो न्यूरल लिंक जो चिप है वो मस्तिष्क का बेहतर रिसर्च कर सकेगी और मानव के प्रदर्शन को भी सुधार कर सकती है, जैसे संज्ञानात्मक प्रदर्शन सुधार, मानव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, और मानव और कंप्यूटर के इंटरेक्शन को बेहतर करेगी, अर्थात कि मशीन लर्निंग अच्छी होगी, मानव और मशीन में एक अच्छा संबंध भी स्थापित हो सकेगा। तो ये चीज़ें हो गई, लेकिन हर एक टेक्नोलॉजी के पीछे कुछ ना कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं जो उससे संबंधित चिंताएं हैं। वो पहली ये चिंता है कि तकनीकी और उपयोगकर्ता से जुड़ी चुनौती क्या है, कि प्रत्येक व्यक्ति के विशिष्ट मस्तिष्क संकेत उत्पन्न करते हैं। मतलब हर व्यक्ति का दिमाग अलग अलग तरीके का होता है, हर व्यक्ति के संकेत अलग अलग हो सकते हैं, हर व्यक्ति के सोचने और समझने का कार्य प्रणाली करने का तरीका अलग होता है, हर व्यक्ति के जीवन में तनाव अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। कोई अपनी गर्लफ्रेंड से परेशान है, कोई बॉयफ्रेंड से परेशान है, कोई अपने परिवार से परेशान है, कोई अपने बच्चों के लिए परेशान है, कोई समाज के दायित्व से परेशान है, कोई सरकारी नौकरी के प्रेशर से परेशान है, तो कोई प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में बॉस के डांट से परेशान है। सबके अलग अलग जो है कि प्रोसेस होंगे। तो ऐसे में स्पष्ट रूप से माप पाना, यानी मापना, मस्तिष्क के संकेतों को समझना मुश्किल हो सकता है इसको। डेटा की निजता और सुरक्षा, साइबर हमले का खतरा रहता है, जिससे डिवाइस द्वारा उत्पन्न मस्तिष्क तरंग के डेटा को बाधित किया जा सकता है। कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, क्या उसके संकेत हो रहे हैं, उसको लीक किया जा सकता है। सामाजिक प्रभाव, लागत इसकी जो है कि सैकड़ों से हजारों डॉलर तक हो सकती है। तो इसको आम व्यक्ति जो है कि, या एक विशाल जनसंख्या जो विकासशील देश या पिछड़े देश है, वहाँ के लोग खरीदने में सक्षम नहीं होंगे। अब एलन मस्क जैसे व्यक्ति की जो भी टेक्नोलॉजी होगी वो इतनी सस्ती तो होगी नहीं। जिस व्यक्ति ने ट्विटर पे ब्लू टिक देने के लिए $8 मांगना शुरू कर दिया, तो सोचिए उसकी तो टेक्नोलॉजी सस्ती होगी ही नहीं। तो उसकी टेक्नोलॉजी को अमेरिका के लोग ही तो खरीद पाएंगे, हम भारत या पाकिस्तान या चाइना, एशिया वाले लोग तो नहीं खरीद पाएंगे। नैतिक चिंताएं भी हैं इसके द्वारा। फिर चिकित्सीय चिंताएं भी हैं कि मस्तिष्क के अन्य कार्य भी प्रभावी हो सकते हैं,
और अगर वो प्रभावित हो गए तो कहीं ना कहीं ब्रेन का डैमेज होना तय हो सकता है। अवांछित दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, जैसे कि दौरे होने लगेंगे, सिर दर्द बना रहेगा, मनोस्थिति में बदलाव होगा, संज्ञानात्मक हानि को देखने को मिल सकता है, क्योंकि मस्तिष्क के और भी कार्य जो होते हैं वो प्रभावित हो सकते हैं। आपने पढ़ा भी होगा बायोलॉजी में, या मैं आपको बायोलॉजी की जो घटना चक्र पढ़ा रहा हूँ उसमें आपको ये पढ़ाऊंगा कि हाइपोथैलेमस कैसे हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, हमारी हृदय की धड़कनों को कैसे कंट्रोल करता है, हमारे मांसपेशियों को कैसे काम कराते हैं। फिर उसमें आप पढ़ेंगे जो सबसे बड़ा पार्ट होता है, देखिए याद नहीं आ रहा है इस समय मुझे, मस्तिष्क में 3-4 पार्ट होते हैं ना, हाइपोथैलेमस होता है, थैलेमस होता है, मेडुला ऑब्लांगाटा होता है, और इस तरीके के जो पार्ट्स होते हैं वो अपने कार्यों को प्रभावित कर सकते हैं और व्यक्ति पर नकारात्मक प्रभाव भी पड़ेंगे। तो ये सारी चिंताएं भी हैं जिसमें सुधार करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तो ये हो गया आपका एक अगला टॉपिक, और अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अच्छा, न्यूरॉन्स के बारे में समझ लीजिए, क्योंकि न्यूरॉन्स प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं प्रश्न यहाँ से। न्यूरॉन्स क्या होते हैं? जो मस्तिष्क की लाखों कोशिकाओं से बना होता है मस्तिष्क, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूरॉन्स कहते हैं। और इन्हीं न्यूरॉन्स को हम तंत्रिका कोशिका भी कहते हैं। ये न्यूरॉन्स एक विशाल नेटवर्क के साथ मिलकर काम करते हुए शरीर की प्रक्रियाओं में समन्वय और नियंत्रण को बनाए रखते हैं, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, स्वाद लेना, श्वास, हृदय गति, समन्वय, नियंत्रण, ये सभी चीजें इसमें शामिल होती हैं, न्यूरॉन्स के द्वारा ही होते हैं। न्यूरॉन्स में हम संदेशों का प्रवाह करते हैं। शरीर से सूचनाओं का जो संकेत होते हैं, संदेश होते हैं, उसे हम न्यूरॉन्स तक भेजते हैं, और न्यूरॉन्स फिर मस्तिष्क के द्वारा ऑर्डर लेके पूरी बॉडी में भेजता है। न्यूरॉन्स वस्तुतः तंत्रिकाक्ष, इसे एक्सॉन भी कहते हैं, के माध्यम से विद्युत और रासायनिक संकेतों को अन्य कोशिकाओं तक भेजते हैं। क्योंकि आप अगर देखोगे कि यहाँ पे ये एक्सॉन है और यहाँ पे ये इसके डेंड्रॉइड होते हैं, जिसके माध्यम से ये डेंड्रॉइड होते हैं, जहाँ से क्या होता है, संकेतों को कनेक्ट किया जाता है, संकेतों को भेजा जाता है और ग्रहण भी किया जाता है। हालांकि न्यूरॉन्स 3 प्रकार के होते हैं मेनली, एक सेंसरी न्यूरॉन्स, एक मोटर न्यूरॉन्स और एक होता है इंटर न्यूरॉन्स। ये 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, लेकिन इसके और अन्य भी प्रकार हैं जो आपको याद रखने चाहिए। एक तो आपको मिलेगा न्यूरॉन्स में मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, यूनिपोलर न्यूरॉन्स, बाईपोलर न्यूरॉन्स, पिरामिडल न्यूरॉन्स और पुरकिंजे न्यूरॉन्स। ये 5 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं, और इनके बारे में आप जानकारी लेने के लिए पीडीएफ को पढ़ सकते हैं। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दी गई है, और साथ ही साथ इसे कल मैं दोबारा पोस्ट कर दूंगा। जो ये कलर्ड प्रिंट है, जिसको मैं अंडरलाइन करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक को, ताकि आप केवल उन्हीं चीज़ों को अगर पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी कल आखिरी क्लास जब होगी हमारे जून की करंट अफेयर्स की, स्पेशली साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, तो मैं इसे कल पोस्ट कर दूंगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, डिस्कशन का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जहां आप डिस्कस कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज रख सकते हैं, प्रॉब्लम्स रख सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरीज होगी वहाँ पे मैं शॉर्ट आउट करता हूँ। तो आगे चलते हैं। अब हमारा आता है एक और नया टॉपिक, ग्रेविटेशनल वेव्स या गुरुत्वीय तरंगे। तो ग्रेविटेशनल जो वेव्स होती हैं दोस्तों, या गुरुत्वीय तरंगे होती हैं, इनके बारे में ये टॉपिक है कि क्यों चर्चा में है ये। तो आइए समझते हैं इसको। वैज्ञानिकों ने इस बात के साक्ष्य प्राप्त किए हैं या पेश किए हैं कि गुरुत्वीय तरंगे निम्न आवृत्तियों पर ब्रह्मांड में गमन करते हुए कॉस्मिक बैकग्राउंड हम का निर्माण कर रही हैं। अब यहाँ पर समझिएगा कि वैसे तो गुरुत्वीय तरंगे एक उच्च पे होती हैं, उच्च आवृत्ति वाली होती है, और एक निम्न आवृत्ति वाली होती है। तो जो निम्न आवृत्ति वाली गुरुत्वीय तरंगे हैं वो कॉस्मिक बैकग्राउंड हम का जो है कि क्या कर रही है, निर्माण कर रही हैं ब्रह्मांड में गमन करते हुए। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि गुरुत्वीय तरंगे क्या होती हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं, ये कैसे पैदा होती हैं, इनके बारे में समझते हैं। तो आप देखेंगे कि ग्रेविटेशनल वेव्स ब्रह्मांड के कुछ सबसे प्रबल परिघटनाओं, प्रबल ऊर्जावान, जो कि उच्च आवृत्ति वाले होते हैं, इनकी परिघटनाओं के कारण स्पेस टाइम में उत्पन्न होने वाली एक लहरें होती हैं, जो सामान्यतः कब होती हैं ये घटनाएं, या तो जब 2 ब्लैक होल्स आपस में विलय कर लें, या 2 न्यूट्रॉन तारों के आपस में टक्कर हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अंतरिक्ष में पिंड अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती है, लहरें उत्पन्न होती हैं। तो क्या समझ में है कि जब 2 ब्लैक होल्स आपस में टकरा जाए, विलय कर लेते हो, या 2 न्यूरॉन्स जो तारे होते हैं उनकी टक्कर आपस में हो जाए, इस तरीके की जो ब्रह्मांडीय गतिविधि होती है, जिसमें 2 पिंड या 2 से अधिक पिंड अत्यधिक तीव्रता से गति करते हैं एक दूसरे की तरफ, तो उसी समय हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स उत्पन्न होती है। सबसे पहले 2015 में इसे खोजा गया था एक प्रयोग के दौरान, लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टरों से खोजा गया था। लीगो ध्यान दीजिएगा, 2015-16 इवन कि 17 में भी बहुत चर्चा में रहता था। तो लीगो के डिटेक्टरों के द्वारा इसे खोजा गया। लीगो मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी। इसके द्वारा आपकी ग्रेविटेशनल जो वेव्स है उसके बारे में जानकारी मिली,
और ये खोजी गई तरंगे कैसी थी, उच्च आवृत्ति की थी। अब यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले कि ग्रेविटेशनल जो वेव्स हैं, गुरुत्वीय तरंगे हैं, उनके उत्पन्न होने के लिए क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं कि हम कह सकते हैं कि हाँ इस समय गुरुत्वीय तरंगे पैदा होंगी। जैसे असमान रूप से तारों में विस्फोट होता है, जैसे जब एक तारे में असमान रूप से विस्फोट होता है जिसे हम सुपरनोवा कहते हैं, तो सुपरनोवा की घटना पे भी गुरुत्वीय तरंगे पैदा होती है। जब दो बड़े तारे एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए आपस में मिल जाते हैं, विलय करते हैं, तो जो है कि आपको गुरुत्वीय तरंगे देखने को मिलेंगी। या जब दो ब्लैक होल्स एक दूसरे की परिक्रमा करते हैं और आपस में उनका विलय हो जाता है, तब भी आपको देखने को मिलेगी गुरुत्वीय तरंगे। या फिर जब दो ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन तारों का, या मतलब जब ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन तारों का आपस में विलय होता है इस तरीके से, तो भी आपको गुरुत्वीय तरंगे देखने को मिलेंगी। तो सिंपल सी बात समझिएगा कि या तो तारे आपस में जुड़ जाएं, न्यूट्रॉन तारे या ब्लैक होल्स आपस में जुड़ जाएं, या ब्लैक होल्स और न्यूट्रॉन तारे अगर आपस में जुड़ जाएं, या फिर तारों में विस्फोट हो जाए सुपरनोवा, ऐसी स्थिति में गुरुत्वीय तरंगे पैदा होंगी, उत्पन्न होंगी। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि गुरुत्वीय तरंगे कब उत्पन्न होती हैं, और उसमें भी दो प्रकार की तरंगे होती हैं। एक आपकी होती है, जैसे इसको मैं जूम कर देता हूँ, एक होती है उच्च आवृत्ति वाली तरंगे और एक होती है लो आवृत्ति वाली। तो उच्च आवृत्ति की जो तरंगे होती है उनका निर्माण कब होता है, जब छोटे आकार के दो ब्लैक होल्स आपस में विलय के कारण होते हैं। जब छोटे आकार के दो ब्लैक होल्स आपस में विलय करते हैं तो हम कह सकते हैं कि उच्च आवृत्ति की तरंगे पैदा होंगी। क्योंकि दूसरे शब्दों में कहें कि जब छोटे आकार के दो ब्लैक होल्स एक दूसरे की परिक्रमा करते हुए नजदीक आने लगते हैं, आकर्षित होने लगते हैं एक दूसरे की तरफ, तब होती है आपकी उच्च आवृत्ति की गुरुत्वीय तरंगों की उत्पत्ति। वहीं अगर हम बात करें निम्न आवृत्ति की, तो गुरुत्वीय तरंगे तब होती हैं जब आकाशगंगा के केंद्र में मौजूद दो विशाल ब्लैक होल्स आपस में विलय कर लें। तो ध्यान देना, जब छोटे आकार के ब्लैक होल्स मिल रहे हैं तो उच्च आवृत्ति की गुरुत्वीय तरंगे पैदा होंगी, लेकिन जब बड़े आकार के यानी कि विशाल ब्लैक होल जब आपस में विलय कर रहे होते हैं, तब आप कहोगे कि निम्न आवृत्ति की गुरुत्वीय तरंगे पैदा होती हैं। वहीं बात करते हैं, वैज्ञानिकों ने निम्न आवृत्ति गुरुत्वीय तरंगों का पता कैसे लगाया। उन्हें कैसे पता चला कि हाँ निम्न आवृत्ति की जो गुरुत्वीय तरंगे हैं वो एक तरीके से एक ब्रह्मांड में खाम तैयार कर रही हैं, यानी एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं ब्रह्मांड में गमन करते हुए। कैसे पता चला, क्योंकि इनका पता लगाने के लिए शोधकर्ताओं ने पल्सर का अध्ययन किया और इसके लिए दुनिया भर में 6 बड़े रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया गया। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना बिल्कुल कि क्यों यूपीएससी या पीसीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इन 6 रेडियो टेलीस्कोप में एक टेलीस्कोप हमारे भारत में भी स्थित था, इसीलिए ये इंटरनेशनल लेवल पे भारत के महत्व को प्रदर्शित करता है और इसीलिए ये यूपीएससी या अदर स्टेट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक। क्योंकि भारत स्थित जायंट मीटर वेव टेलीस्कोप GMRT पुणे में स्थित है, ये इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और बाकी जो 5 देश हैं उसमें जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली और नीदरलैंड, ध्यान देना इसमें यूएसए शामिल नहीं है। तो ये भारत सहित 6 देशों में ये जो टेलीस्कोप लगे हुए थे, 6 बड़े रेडियो टेलीस्कोप, इनके माध्यम से पल्सर का अध्ययन किया गया और पल्सर में निम्न आवृत्तीय गुरुत्वीय तरंगों की पहचान हुई। तो ये बात आप समझ में आ गई कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अब हम जरा GMRT के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे जरा डिटेल से पढ़ लेते हैं कि GMRT क्या करती है। तो ध्यान देना कि ये खगोल भौतिकी की परिघटनाओं का अध्ययन करने वाला उपकरण है, यानी ब्रह्मांड में जो भौतिकी घटनाएं होती हैं उसका अध्ययन करने वाला एक उपकरण है, जिसकी निम्न रेडियो आवृत्ति 40 से 1450 मेगाहर्ट्ज पे काम करते हुए। साथ ही साथ इसका परिचालन कहाँ से हो रहा है, तो नेशनल सेंटर ऑफ रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स NCRA पुणे द्वारा किया जा रहा है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च का एक भाग है ये। GMRT एक स्वदेशी परियोजना है, इसका डिजाइन स्मार्ट अवधारणा पे आधारित है, मतलब स्ट्रेच, मैश, अटैच्ड, टू रोप, ट्रस, ये 5 प्रकार के जो कॉन्सेप्ट हैं स्मार्ट पे आधारित है। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि आकाशगंगा में तेजी से घूर्णन करने वाले पल्सर की खोज करना और उसका अध्ययन करना। तो 5 जो देश हैं, मतलब 6 देश हैं जिसमें भारत भी शामिल है, तो इन 6 देशों में जो रेडियो टेलीस्कोप लगे हुए हैं इनका अध्ययन ही तो यही करना है कि पल्सर की अध्ययन करो और उसमें अगर किसी प्रकार की गुरुत्वीय तरंगे पैदा हो रही हैं तो उसका स्टडी करो। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो GMRT मैंने बताया आपको, ग्रेविटेशनल वाली जो टेलीस्कोप बताई, वो पुणे में स्थित है और एक स्वदेशी है इस तरीके से परियोजना। तो यहाँ तक अब आप समझ गए होंगे कि ये क्यों इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं अगर इसके वैज्ञानिक परिणाम GMRT के, तो आकाशगंगाओं के प्रथम फर्स्ट रेडियो बर्स्ट के आणविक हाइड्रोजन गैस के वितरण का मानचित्र किया। NGC जो ग्लोबुलर क्लस्टर होता है, इसके लिए एक नए पल्सर को खोजा गया है। सौर और कोरोनल हॉल से संबंधित अवलोकन किया गया है
और साथ ही साथ इसमें देखेंगे कि अति दूर स्थित आकाश गंगाओं में आणविक हाइड्रोजन से निकलने वाले रेडियो सिग्नल को डिटेक्ट किया गया है और रेडियो आकाश गंगाओं क्वासर का भी अध्ययन किया गया है। तो ये जीएमआरटी की उपलब्धियां भी हैं कुछ, जिसमें पता चलता है कि जीएमआरटी काफ़ी अच्छा वर्क कर रहा है। अब बात करते हैं पल्सर की। तो पल्सर ये जो शब्द आ रहा है दोस्तों की है क्या, तो समझिएगा पल्सर जो है तेजी से घूर्णन करने वाले एक न्यूट्रॉन तारे हैं। कैसे तारे हैं वो? न्यूट्रॉन तारे हैं और ये विकिरण के प्रकाश पुंज उत्सर्जित करते हैं, यानी कि ये विकिरण के प्रकाश पुंज को जो उत्सर्जित करते हैं, जिन्हें पृथ्वी से प्रकाश की चमकदार रोशनी के रूप में देखा जाता है। यानी हम क्या करते हैं, इसे चमकदार रोशनी के रूप में हम इसे प्रकाश के रूप में देखते हैं पृथ्वी से। तो ये न्यूट्रॉन तारे होते हैं असल में। इसके उत्सर्जन के समय एक अत्यंत सटीक अंतराल पे होता है। इसलिए वैज्ञानिक पल्सर को कॉस्मिक घड़ी के रूप में भी देखते हैं। कब होता है? जैसे न्यूट्रॉन तारों या पल्सर से उत्सर्जित कुछ प्रकाशपुंज पृथ्वी तक थोड़ी देर से और जबकि कुछ बाद में पहुंचते हैं, और यह अंतराल सेकंड के 10 लाखवें भाग के बराबर होता है। यानी 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से में जो है कि दूसरा प्रकाश पैदा हो जाता है तुरंत कुछ देर बाद जो होता है। तो इसलिए ये बहुत ही माइन्यूट ऑब्जर्व किया जाता है कि कब ये दोबारा उत्पन्न होंगे। वैज्ञानिक इस नतीजे पर पहुंचे कि यह अंतराल गुरुत्वीय तरंगों के कारण स्पेस टाइम में हुए व्यवधान के कारण हो रहा है। और वो स्पेस टाइम में व्यवधान कौन पैदा कर रहा था? निम्न आवृत्ति की तरंगें पैदा कर रही थी। तो बात आती है कि इस शोध अध्ययन का महत्व क्या है। तो महत्व ये होगा इसका कि ग्रेविटेशनल वेव बैकग्राउंड के बारे में पर्याप्त डेटा प्राप्त हो सकेगा। इसको ब्रह्मांड की प्रकृति विकास के बारे में मौजूदा ज्ञान को बढ़ाने में मदद मिलेगी। वहीं सुपर मैसिव ब्लैक होल्स के विलय की प्रकृति से संबंधित प्रश्नों को ढूंढने में मदद मिलेगी, जानने में मदद मिलेगी। ये जो मैसिव स्तर के जो ब्लैक होल्स होते हैं, दो विशालकाय जब ब्लैक होल्स मिलते हैं तो निम्न स्तर की निम्न आवृत्ति पैदा होती है, और जब जो छोटे छोटे ब्लैक होल्स जब आपस में विलय करते हैं तो उच्च आवृत्ति पैदा होती है। तो ये कैसे होती है, इन सभी के बारे में हम इनसे जानकारी ले सकेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों हुआ टॉपिक? क्योंकि इसमें भारत की जो ऑब्जर्वेटरी थी जीएमआरटी, जो पुणे में स्थापित है, ये भी इसमें शामिल है उन 6 देशों में, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसके बाद टॉपिक देखते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं। अब ये मेडिकल से रिलेटेड चीजें हैं, तो इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लगातार ग्लैंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर करंट अफेयर्स और घटना चक्र जैसी सीरीज को देखते तो हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, क्योंकि यूट्यूब लगातार आपको ऐसे भी नोटिफिकेशन दे ही देता है बिना चैनल को सब्सक्राइब किए। लेकिन अगर आप लोग कर लेंगे तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारी फैमिली बड़ी हो रही है, और हमारी फैमिली की जो एक्सपेक्टेशन है, जो अपेक्षाएं हैं हमसे, हम उन पर खरे उतरने के लिए लगातार दिन रात प्रयास करें। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए दोस्तों। शेयर भी अगर करने की इच्छा हो तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन अपने मोबाइल में तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक को देखते हैं, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन दवाएं क्या होती हैं ये। हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 14 प्रकार की जो दवाएं होती हैं, एफडीसी जिनको हम कहते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन, 14 प्रकार की दवाओं के विनिर्माण, बिक्री, वितरण पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप कहोगे सर ये 14 प्रकार की दवाओं पे प्रतिबंध लगाए गए, ये किस प्रकार की दवाएं होती हैं? तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं। इन 14 एफडीसी का कोई चिकित्सीय औचित्य नहीं रह गया, अब समिति के द्वारा और विशेषज्ञों के द्वारा बताया गया, क्योंकि इनकी खुराक मनुष्यों के लिए हानिकारक भी हो सकती है। ऐसा नहीं कि हो रही है अभी भी, क्योंकि अभी मैं 1-2 दवाइयाँ आपको बताऊंगा ना, जो आप कहोगे कि सर ये तो दवाई मैं हर महीने 2 महीने में एक आध बार खा ही लेता हूँ या खा लेती हूँ, आपको बताऊंगा मैं वो कौन सी दवाइयाँ हैं, लेकिन ये आगे चल के हो सकता है ह्यूमन बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकती है लंबे समय तक अगर इसका सेवन किया जाएगा तो इसीलिए ऐसी 14 एफडीसी जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन ड्रग्स के माध्यम से जो दवाइयाँ होती हैं, इनको बैन किया जा रहा है, इनको प्रतिबंधित किया जा रहा है। तो समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल के रूप में आप देखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल नहीं, ये ओरिजिनल है ये दवाइयाँ, मतलब जिनको प्रतिबंधित किया गया उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो है, एक तो होती है सामान्यतः बॉडी पेन और फीवर होने पे जब आप मेडिकल पे जाते हो और वहाँ से जब दवाइयाँ लेते हो, कहते हो कि मेरी बॉडी पूरा पेन हो रही है और मुझे फीवर भी आ रहा है, वीकनेस हो रही है, तो ऐसे में वो दवाई क्या देता है, निमोसलाइड और पैरासीटामोल की टैबलेट मिक्स देता है। उसमें लिखा होता है पैरासीटामोल के आगे, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, 325 mg लिखा होता है अगर आप रैप पे देखेंगे, रैपर पे, और उसी के साथ निमोसलाइड के आगे लिख देगा कि 100 mg। टोटल कितनी हो गई? 400 mg की पावर हो गई। तो इसका मतलब क्या है, पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन 325 mg और 100 mg निमोसलाइड की होगी। तो ये हम सामान्यतः बॉडी पेन वगैरह में खाते हैं। वहीं अगर कोई हमें खुला घाव लग जाए, चोट वगैरह लग जाए जिससे खून वगैरह निकल गया और बाहर ब्लडिंग हो रही हो, तो ऐसे में हम एमोक्सिलिन और ब्रोमेक्सिन, जो है कि ब्रोमेहेक्सिन, एमोक्सिलिन क्या होती है, घाव सुखाने में काम करती है, तो ये दवाइयाँ भी हम
खाते हैं, जो कि सामान्यतः 500 mg की हम मानते हैं, लेकिन इसमें 2 से 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन होते हैं दवाइयों के। तो इनको कहा जाता है एफडीसी। एफडीसी का मतलब आप समझ गए होंगे कि एफडीसी का मतलब होता है कुछ दवाइयों के आपस में एक निश्चित अनुपात में मिला के तैयार किया जाती है, फिक्स करके की जाती है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन। समझते हैं फिक्स डोज कॉम्बिनेशन के बारे में क्या होता है कि एफडीसी ऐसी दवा उत्पाद है जो एक या एक से अधिक सक्रिय सामग्रियां होती हैं जिनका उपयोग रोग के निश्चित लक्षण के इलाज के लिए किया जाता है। मतलब जिसमें एक या एक से अधिक दवाओं को मिलाया जाता है, जिससे जो अनेक प्रकार की जो बीमारियां हैं, 2 से 3 प्रकार के लक्षण जो दिख रहे हैं उनको समाप्त किया जा सके। यदि कोई कॉम्बिनेशन पहली बार बनाया जाता है तो इसे नई दवा के रूप में परिभाषित किया जाता है और नई दवाओं को राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों द्वारा लाइसेंस दिए जाने से पहले भारत के औषधि महानियंत्रक जो कि डीसीजीआई से पूर्व मंजूरी लेना अनिवार्य है। अगर मान लो निमोसलाइड और पैरासिटामोल को पहली बार मार्केट में लॉन्च किया जा रहा है कंपनी के द्वारा, क्योंकि उसने नए एक कॉम्बिनेशन के द्वारा यह देखा कि बॉडी पेन और फीवर में आराम मिल सकता है, तो इसकी वजह से क्या करना होगा, उसे पहली बार नई दवा के रूप में अगर वो लॉन्च करा है तो राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरणों से लाइसेंस लेने से पहले क्या करना होगा, भारत के औषधि महानियंत्रक से मंजूरी लेनी पड़ेगी। और ये जो डीसीजीआई है ये केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन का प्रमुख होता है और ये जो प्रमुख होता है सीडीएससीओ, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन काम करता है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब यहाँ पे एफडीसी के गुण हैं, लेकिन एफडीसी के गुण से संबंधित हम यहाँ पर देखते हैं कि क्या क्या ये फायदे कर सकती है। तो पहला फायदा है कि यह एकल सक्रिय सामग्री वाली दवाओं की तुलना में लाभकारी होती है। एकल सक्रिय सामग्री का मतलब होता है कि जहाँ पे केवल एक ही प्रकार की दवाई मिलाई जाती हो, केवल पैरासिटामोल ही मान लीजिए पूरी 500 mg हो, ये ज़्यादा महंगी पड़ती है, जबकि निमोसलाइड और पैरासिटामोल का जो मिक्सचर कॉम्बिनेशन होता है ये थोड़ा सस्ता होता है। इसके अनुसार यही कहा जा रहा है और ये अधिक कारगर सिद्ध होती हैं। ये दवाओं के प्रतिकूल प्रभावों की संभावना भी कम करती है। तो अब आप कहेंगे सर अभी तो आपने कहा कि ये जो है कि नुकसानदेह हो सकती है, तो मेरे दोस्तों ये इनकी प्रेजेंट की स्थिति है कि इनका प्रतिकूल प्रभाव की संभावना कम होती है। दवाओं पे जो ये दवाएं अधिक कारगर सिद्ध होती हैं, रोगों को जो है कि जल्दी खत्म करती हैं, लेकिन आगे चल के लंबे समय तक अगर आप इसका सेवन कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा ज़्यादा। लागत में आई कमी के चलते भारत में इनकी उत्पादन लागत भी कम होती है, इसलिए आपको 1 से 2 रुपये 3 रुपये में दवाइयाँ मिल जाती है। संक्रामक रोगों का उपचार होता है इससे, जैसे एचआईवी, मलेरिया, टीबी जैसे संक्रामक रोगों के उपचार में एफडीसी प्रभावी सिद्ध होती है। एफडीसी का उपयोग चिरकालिक क्रॉनिक रोगों के इलाजों के लिए भी किया जाता है। रोगी को दवा लेने में आसानी होती है, वो अलग अलग दवाइयाँ लेने के बजाय एफडीसी के रूप में एक एकल दवाई खाता है। इसे पिल बर्डन में भी कमी करना कहते हैं। जैसे अब किसी पेशेंट को कह दिया गया कि तुम्हारे लिए पेन किलर अलग है, बॉडी पेन अलग है, फीवर की अलग है, खांसी की अलग है और जुखाम की अलग है, 8 से 10 दवाइयाँ जो है कि उसे खाने की टेंशन बनी रहती है कि कोई दवाई छूट ना जाए। उससे बेहतर है कि हमने बॉडी पेन और फीवर और बदन दर्द वगैरह इन सब की मिला के एक दवाई दे दी आपको, निमोसलाइड पैरासिटामोल कॉम्बिनेशन। वहीं जुखाम और एंटीबायोटिक के लिए हमने लिख दी सेफिक्सिन। 2 दवाइयाँ बस आपको खानी है, बाकी सारे 8-10 प्रकार की बीमारी से मुक्ति मिल जाएगी। 8-10 प्रकार की दवाइयाँ भी नहीं खानी रहेंगी, तो रोगी को भी दवा लेने में आसानी हो जाती है। तो ये सब इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन साथ ही साथ इसके जो है कि कुछ नुकसान भी हैं, जैसे फार्माकोडायनेमिक यानी दवाओं के असर का मिसमैच। क्योंकि जब भी हम 2 घटक या 2 तत्वों के बीच में मेल कराते हैं ना, तो इन दवाओं का असर कम होने की संभावना रहती है या तो विषाक्तता बढ़ जाती है। अब जैसे मैंने आपको बताया कि 325 mg हम पैरासिटामोल लेते हैं और 100 mg हम निमोसलाइड लेते हैं, तो क्या इनका कॉम्बिनेशन सही मैच किया है? 100 mg और 325 mg अलग अलग कॉम्बिनेशन है, तो इसकी वजह से दवाओं का असर कम हो सकता है। सेल्फ लाइफ में भी इनकी कमी होती है, क्योंकि असंगत या अप्रासंगिक दवाओं को मिश्रित करने से इनकी स्वयं की लाइफ कम होती है, यानी 1 से 2 साल में ही एक्सपायर हो जाती है। इसलिए कभी भी दवाई लेने जाइए आप स्टोर पे, ऐसी जो छोटी मोटी दवाइयाँ होती हैं बुखार, जुखाम, नज़ला, खांसी की, उन दवाइयों की एक्सपायरी जरूर देखिए। अगर कोई मेडिकल वाला आपको कटी हुई दवाई दे रहा है तो कोशिश करो कि आप नई दवाई में से नया रैपर ले लो, ताकि उसमें एक्सपायरी क्लियर हो। क्योंकि दवाओं का जो साइड इफेक्ट होता है मेरे दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। बॉडी पे हो सकता है आपको पिंपल निकल आए, आपकी बॉडी में हीट पैदा हो जाए, समय से पहले पीरियड्स आ जाए, महिलाओं के साथ भी समस्याएं बहुत सारी, हेयर फॉल होना, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है, स्किन डिजीज, इंटरनल प्रॉब्लम्स। तो इसीलिए प्लीज़ मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि कभी भी सस्ती दवाओं के चक्कर में पड़ के कटी दवाइयाँ मत लीजिए। नए रैपर से आप दवाइयाँ लीजिए, चाहे भले 2 रुपये आप ज़्यादा पेमेंट करिए, ये ध्यान दीजिएगा। वहीं दवाओं के असरदार होने पर भी जो संदेह होता है, डायरेक्ट ऑब्जर्व थेरेपी शॉर्ट कोर्स जिसको हम डॉट्स कहते हैं,
और थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग के अभाव में टीबी जैसे रोगों के उपचार में एफडीसी दवाओं के असरकारक होने पर अक्सर सवाल उठाए जाते हैं। रोगाणु प्रतिरोधी जो रोगाणु रोधी प्रतिरोध है एएमआर, ये एएमआर जो है कि मई की मैगजीन में मैंने पढ़ाया है आपको, पिछले मंथ की मई सेशन में अगर आप देखेंगे, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, रोगाणुओं को भी नष्ट करने में दिक्कत होती है। एफडीसी के साथ निम्न गुणवत्ता वाली रोगाणु रोधी दवाओं की खुराक रोग जनकों को मारने में बेअसर होती है। मतलब जो रोग पैदा करने वाले जो वायरस हैं, जीवाणु हैं, इनको मारने में ये असफल होती हैं। इसीलिए आप देखोगे फीवर भी एक गोली में नहीं उतरता, 6-7 गोली खाओगे तब उतरेगा। जुकाम भी 3 से 4 दिन बना रहता है, चाहे आप कोई सी भी दवा खा लो। तो इनको मारने में भी ये विफल हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस भी एक नई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, जिसके बारे में डिटेल से मैंने आपको लास्ट मंथ मई के जो मैगजीन होगी उसमें डिटेल से आपको एनालिसिस किया है, आप वहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे सुझाव की बात करें एफडीसी से, लेकिन इसके आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे जो चुनौतियाँ रह गई हैं इसको हम समझते हैं कि भारत में एफडीसी के विनिमय से क्या चुनौतियाँ हैं रेगुलेशन में। पहली कि मूल्य नियंत्रण की व्यवस्था से बचने के लिए कुछ कंपनियां क्या करती हैं, अलग अलग दवाओं को एफडीसी में चेंज करके सस्ते प्राइस में बेच देती हैं। इसके साथ साथ दवाओं की गुणवत्ताओं से भी समझौता किया जाता है। और वहीं अगर आप देखेंगे कि विनियामकी हितधारकों के बीच सामंजस्य का अभाव रहता है, जैसे राज्य लाइसेंसिंग प्राधिकरण डीसीजीआई की पूर्व मंजूरी के बिना ही एफडीसी के विनिर्माण लाइसेंस जारी कर देता है। अपर्याप्त बुनियादी सुविधाएं, औषधि निरीक्षकों की अपर्याप्त संख्या, उनकी कम योग्यता, ये सब भी एक प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। वहीं भारत में दवाओं से होने वाले प्रतिकूल प्रभावों की रिपोर्टिंग प्रणाली भी व्यवस्थित नहीं है कि किसी दवा से कितना प्रतिकूल प्रभाव किसी व्यक्ति के शरीर पे पड़ रहा है, या हमारी सोसाइटी में जो मैक्सिमम लोग इन दवाओं का जो कंजम्पशन कर रहे हैं उन पे कितना असर पड़ रहा है, इसकी कोई रिपोर्टिंग नहीं होती, कोई जांच नहीं होती है, जिससे इन दवाओं के प्रोडक्शन पे कोई कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो ये तो चिंताएं थी, चुनौतियां। और वहीं भारत सरकार के द्वारा कुछ कदम भी उठाए गए, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक संशोधन एक्ट 2008 लाया गया, जिसके तहत इस अधिनियम में कुछ अपराधों को संज्ञेय और गैर जमानती यानी नॉन बेलेबल, इस पर कोई जमानत नहीं मिलेगी, ऐसे कठोर दंड लगाए गए। दवाओं के नमूने के परीक्षण में तेजी लाने के लिए जो है कि कुछ ना कुछ काम किए जा रहे हैं। वहीं वर्ष 2017 में ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक नियम 1945 में भी संशोधन किया गया कि लाइसेंस प्राप्त करने के लिए आवेदन करने के साथ साथ आपको बायो इक्विलेंस अध्ययन का परिणाम भी प्रस्तुत करना होगा, यानी बायो इक्विलेंस अध्ययन का परिणाम भी आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ कि एफडीसी के विनियमन में सुधार लाने के लिए क्या उपाय हो सकते हैं। पहला, समय समय पर सर्वेक्षण की आवश्यकता होनी चाहिए, यानी जितनी भी कंपनियां मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं उनके थोक और खुदरा दुकानों का समय समय पर सर्वेक्षण कीजिए। देखिए कि कौन सी दवाई एक्सपायर हो रही है कि नहीं हो रही है, कोई इंजेक्शन एक्सपायर तो नहीं हो रहा है, इन दवाइयों की क्या रेगुलेटरीज है, कौन सी कंपनी से प्रोडक्ट कर रही है, सिप्ला है कि मैनकाइंड है, या आप देखोगे कि कैडिला है, बहुत सारी जाइडस वगैरह बहुत सारी कंपनियाँ हैं। राष्ट्रीय औषधि प्राधिकरण, जिसमें हाथी समिति और औषधि नीति 1994 द्वारा सुझाए गए प्राधिकरण को स्थापित करना चाहिए। कड़ी दंडात्मक कार्रवाई, जैसे मासेलकर समिति ने सुझाव दिया कि उत्पादन में किसी प्रकार के भ्रष्टाचार मामले में खिलाफ जितने भी लोग शामिल हैं इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई दूसरों को ऐसे भ्रष्टाचार करने से रोकेंगे। और साथ ही साथ बहुचरणीय दृष्टिकोण भी अपनाना जरूरी है, क्योंकि एफडीसी में अविवेकपूर्ण उपयोग को रोकने के लिए सभी हितधारकों, जैसे कि आप इसमें देखोगे उपभोक्ता, चिकित्सकों, विनियामक प्राधिकरण, उद्योग, शिक्षाविद शामिल करते हुए बहुचरणीय दृष्टिकोण को अपनाने की जरूरत है। और आवश्यक वस्तु दवाओं के विपणन में अनैतिक प्रथाओं के नियंत्रण आदेश 2017 के द्वारा अनैतिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी। तो ये तो आपके एफडीसी से संबंधित था। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे, जो कि इस बार के बजट 2022-23 में लॉन्च किया गया था, मतलब 23-24 में। सिकल सेल एनीमिया का उन्मूलन करना है 2047 तक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस प्रोग्राम को एमपी में शुरू किया गया, इस मिशन को। तो समझते हैं इसके बारे में पूरी डिटेल से, क्योंकि यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ही प्रश्न इस बार बनने की संभावना रहेगी। क्या कहता है ये? मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत की है। अब आपसे स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है कि किस राज्य में सबसे पहले इस मिशन की शुरुआत की गई, तो एमपी में की गई।
सिकल सेल रोग होते क्या हैं, इसके बारे में अगर हम जानकारी लेना चाहें कि सिकल सेल रोग क्या होते हैं, तो एक प्रकार का हीमोग्लोबिन विकार होता है। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है? आरबीसी में। अर्थात कि आरबीसी में एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है और यह एक तरीके से वंशानुगत रक्त रोग है, यानी ब्लड से रिलेटेड रोग है। सिंपल भाषा में कहूँ, एनीमिया का मतलब होता है शरीर में खून की कमी होना, और खून की कमी तब होगी जब आरबीसी में हीमोग्लोबिन खराब होगी। हीमोग्लोबिन खराब होने से आरबीसी नहीं बनेगी, आरबीसी नहीं बनने से शरीर में खून की कमी होगी। और साथ ही साथ यह एक जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, वंशानुगत, यानी अगर माता को यह बीमारी है या पिता को, तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि आगे चल के बच्चे में यह रोग देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ ये क्या करते हैं, हीमोग्लोबिन अगर विकार है या विकार पैदा कर रहे हैं तो ऑक्सीजन के प्रवाह को भी प्रभावित करते हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के आकार में इसमें परिवर्तन हो जाते हैं, साधारण डोनेट के आकार से परिवर्तित होकर अर्धचंद्राकार या दराती के आधार पर हो जाती हैं। हम बात करेंगे आरबीसी की, तो आप देखोगे आरबीसी में जो साधारण हीमोग्लोबिन है वो कैसे है, गोल है कि नहीं? आरबीसी में ये गोल गोल दिख रहे हैं, लेकिन होता क्या है, जैसे डॉट डॉट दिख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी से ग्रस्त होते हैं आरबीसी, वो अर्धचंद्राकार या दराती के रूप में आती है, और दराती को ही इंग्लिश में सिकल बोला जाता है। ये देखिए लिखा है यहाँ पे, सिकल बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यहाँ देखिए सिकल, और इसी से ये सिकल सेल एनीमिया नामक रोग निकला है। और ये दराती आकार की जाती है, और इसमें जो हीमोग्लोबिन होती है कुछ इस तरीके से लाइनिंग हो जाती है, तो ये आपकी बीमारी का कारण बनता है, जिसमें खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन जो है कि प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। समझ लेते हैं इसको। विकृत कोशिकाओं की लोचशीलता, प्लास्टिसिटी में भी कमी आने लगती है, जिससे रक्त के प्रवाह बाधित हो जाते हैं, आरबीसी का जीवन काल कम हो जाता है और वह एनीमिया का रूप ले लेता है और सिकल सेल एनीमिया कहलाता है, अर्थात खून की कमी होना। कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, ये बताइएगा। अगर उसकी जीवन काल में कमी देखने को मिल रही है, यानी वो जल्दी मर जा रहा है, तो इसका मतलब है उस व्यक्ति में उस मात्रा में खून की मात्रा नहीं पनप रही है, यानी कि खून नहीं बन पा रहा है उसके शरीर में। वहीं देखेंगे यह लक्षण दिखता है, जैसे पीलिया होना, जैसे पूरा शरीर पीला होने लगता है, खून की कमी होती है। यकृत और प्लीहा का बढ़ना, लीवर फैटी हो जाना, इस तरीके से यह भी एक सिंबल है आपका किसमें, एनीमिया के रोग में। सिकल कोशिका रक्त प्रवाह को बाधित करती है। अब जैसे देखिए यहाँ पे ये गोल है एक सिकल सेल, मतलब ये हीमोग्लोबिन, लेकिन इसी में अर्धचंद्राकार वाली भी है जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक होती है। तो इस तरीके से आप देख पा रहे हैं कि सिकल सेल, अब अगर हम बात करें कि सिकल सेल रोग का एकमात्र इलाज है स्टेम सेल या अस्थि मज्जा का प्रत्यारोपण करो, ट्रांसप्लांट करो, यानी जिसको हम लोग कहते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल ट्रांसप्लांट की जाएगी, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इसमें स्टेम सेल का ही प्रयोग होगा, या तो अस्थि मज्जा, क्योंकि ये हड्डियों के अंदर का जो ब्लड होता है उसी में ये बोन मैरो तैयार होता है। इतनी बात क्लियर होगी। पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो भारत जो है कि दूसरे स्तर पे सबसे बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। सामान्यतः जन्म के समय से ही एससीए का मतलब होता है सिकल सेल एनीमिया रोग से ग्रस्त होने की संभावना लगातार बढ़ रही है। तो भारत में एक नई समस्या क्रिएट हो रही है कि लोगों के अंदर खून की कमी देखने को मिली है। इसीलिए बजट में 2023-24 में सिकल सेल एनीमिया को समाप्त करने का टारगेट 2047 रखा गया है, ताकि जल्दी से जल्दी इस समस्या से निजात पाया जा सके। अब बात करेंगे इस मिशन के बारे में, पूरी डिटेल से जानकारी देखेंगे। तो इस मिशन का जो उद्देश्य है वो क्या उद्देश्य है भाई? उद्देश्य क्या है कि सुलभ देखभाल प्रदान करना, लोगों को देखभाल की गुणवत्ता सुनिश्चित करना, बीमारी के प्रसार को कम किया जा सके, और 2047 से पहले भारत में लोक स्वास्थ्य समस्या के रूप में एसडीसी का उन्मूलन करना है। सिकल सेल डिजीज जो है, सिकल सेल एनीमिया की जो बीमारी है, इसे समाप्त करना ही इंपॉर्टेंट है। और ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाएगा सिकल सेल एनीमिया का टारगेट किस वर्ष तक रखा गया है। रणनीति क्या होगी? इसके लिए 3 स्तर पर रणनीति होगी। स्वास्थ्य संवर्धन किया जाएगा, जागरूकता बढ़ा के रोकथाम की जाएगी, लगातार जांच की जाएगी, समग्र प्रबंधन और निरंतर देखभाल भी किया जाएगा। इस मिशन में कौन कौन लाभार्थी होगा? तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत नवजात से लेकर 18 वर्ष की आयु तक की पूरी आबादी को कवर किया जाएगा। पहले फर्स्ट फेज में क्या किया जाएगा कि बच्चा जो पैदा हो रहा है पहले दिन से लेकर 18 वर्ष तक उसको पूरी तरीके से कवर किया जाएगा। यानी इस मिशन में इस दौरान कोई भी बच्चा जो 1 दिन से लेकर 18 साल के बीच में है और अगर उसे सिकल सेल एनीमिया की रोग है तो उसे पहले रोका जाएगा, क्योंकि आगे चल के जब वो शादी करेगा, चाहे वो लड़का चाहे लड़की, शादी करेगा तो आगे वो जेनेटिकली ये प्रॉब्लम अपने बच्चों में ट्रांसफर करेगा। तो पहले हम शादी करने वाले उम्र से पहले बच्चों को हम रोकें, और उसके बाद कुछ ऐसे बच्चे जिनमें ये बीमारी शादी होने के बाद आ जाती है, मान लीजिए अपने पार्टनर्स के माध्यम से, अपने बच्चों के माध्यम से,
तो उसमें क्या होगा कि 40 साल तक की पूरी आबादी को भी फिर कवर किया जाएगा। लेकिन पहले स्टेज पे क्या है, 0 से 18, नवजात से 18, और ये प्रीलिम्स में फैक्ट पूछा जा सकता है। वहीं सबसे पहले स्तर पे इसमें 17 राज्यों को कवर किया जाएगा, उन 17 राज्यों में जहां पे सबसे अधिक इसकी समस्या देखने को मिलती है। और जितने भी आप स्टेट पीसीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी स्टेट्स को इसमें लिस्टेड किया गया है, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड। ये मुख्य रूप से इन सभी में इनको शामिल किया गया है, इन राज्यों में इसे भी शामिल किया गया। तो आपको पता होना चाहिए अपने अपने स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के दौरान अगर पूछा जाता है कि क्या सिकल सेल एनीमिया में हमारे राज्य, चाहे वो उत्तर प्रदेश, एमपी, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़ या बिहार, तो इनको रखा गया है कि नहीं, तो बिल्कुल रखा गया है। यहाँ पे इन बीमारियों को दूर करने के लिए पहले 17 राज्यों को रखा गया है। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 3.5 वर्षों में एसडीसी की जांच जो है, एसडीजी मतलब जो एसडीसी है, सिकल सेल एनीमिया जो है, इसकी जांच की जाएगी, इसकी रोकथाम के लिए परामर्श और इससे पीड़ित लोगों की देखभाल के लिए 7 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा और कन्वर्जेंस वगैरह भी किया जाएगा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है भारत में वो है दोस्तों जनजातीय आबादी में जो सिकल सेल है, क्योंकि कुपोषण के कारण जो है कि सबसे अधिक समस्या कहाँ देखने को मिल रही है, जनजातीय क्षेत्रों में ही मिल रही है, जनजातीय आबादियों में, क्योंकि कुपोषण से ग्रसित है। और जनजातीय क्षेत्र कई वर्षों से मलेरिया रोग के लिए स्थानिक बने हुए हैं, यानी मलेरिया के रोग यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, जैसे कई लोगों की मृत्यु हो गई और इनके विकासवादी लक्षण की वजह से आरबीसी सिकल के आकार की होती चली गई, यानी आरबीसी भी इनकी लगातार खत्म होती चली गई, कमजोर होती चली गई और जेनेटिकली ये प्रॉब्लम्स जनजातियों में ज़्यादा हो गई। माना जाता है कि एसडीसी से ग्रसित 20% जनजातीय बच्चे 2 वर्ष की आयु पूरा करने से पहले ही मर जाते हैं। मान लिया जाता है कि जनजातीय क्षेत्रों में या जनजातियों में अगर बच्चे 100% रूप से अगर हम कहें कि सिकल सेल से प्रभावित हैं, तो उसमें 20% बच्चे ऐसे होंगे जो 2 वर्ष से पहले ही मर जाएंगे। तो ऐसे इन बच्चों को बचाना भी बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे सरकार ने क्या क्या पहल की है सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए। अन्य पहल जैसे सामुदायिक स्तर पर सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी, हीमोग्लोबिनोपैथी के द्वारा हीमोग्लोबिन से संबंधित सभी आनुवंशिक बीमारियों को शामिल किया जाएगा, आनुवंशिक परामर्श सेवाओं सहित विवाह पूर्व और गर्भधारण पूर्व स्क्रीनिंग की जाएगी ताकि इस तरीके की प्रॉब्लम्स ना आए। विशेष कार्ड जो कि जनजातीय क्षेत्रों में 40 वर्ष से कम आयु के लोगों को विशेष कार्ड वितरित किया जाएगा, जिसपे उनकी हर जांच की रिपोर्ट लिखी जाएगी और एक नया पोर्टल भी बनाया जाएगा। मतलब शुरुआत की गई है मंत्रालय के द्वारा, जनजातीय मंत्रालय ने एक नया पोर्टल बनाया है, जैसे इस रोग से ग्रसित व्यक्ति या जिसमें ये लक्षण दिखते हैं वो स्वयं को इस पोर्टल पे पंजीकृत कर सकते हैं, सरकार से कांटेक्ट कर सकते हैं, हेल्थ वर्कर से कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने इलाज की अपडेट उस पर दे सकते हैं, अपनी स्क्रीनिंग करा सकते हैं। जैसे कोविड-19 के लिए एक ऐप डेवलप किया गया था जिसमें आपको आरोग्य सेतु बताना था कि कोई व्यक्ति अगर कोविड से सिम्टम्स देखे जा रहे हैं, कोविड से ग्रसित है, तो उसके बचाव कैसे किए जाए और बाकी लोगों को सुरक्षित कैसे किया जाए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ पे सिकल सेल एनीमिया को नियंत्रित करने में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं, तो जनजातीय और ग्रामीण क्षेत्रों में स्क्रीनिंग से संबंधित जागरूकता और स्क्रीनिंग केंद्र दोनों का ही अभाव देखने को मिलता है। ये जीन थेरेपी और स्टेम सेल थेरेपी काफ़ी महंगी है, इसलिए ये पूरी तरीके से विकसित भी नहीं हो पाई है और विकासशील देशों के लिए बहुत ही खर्चीली मानी जा रही है। दूसरा, अगर हम बात करें कि जनजातीय लोग आमतौर पे इलाज के लिए पारंपरिक चिकित्सा पर भरोसा करते हैं, वो आधुनिक तकनीकों पर उनका विश्वास नहीं है, इसे वो शंका की नज़र से देखते हैं, उन्हें लगता है कि ये हमारा रोग ठीक नहीं कर पाएगी। आगे की राह में अगर हम देखें तो समय समय पर किफ़ायती निदान के साथ साथ स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाए। प्रसव पूर्व निदान की महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं इस दौरान, क्योंकि प्रसव से पहले अगर हम बच्चे में या होने वाले बच्चे में या माता में अगर हम इस चीज़ की प्रॉब्लम को डायग्नोस कर लेते हैं और उसमें सुधार कर सकते हैं तो शायद ये बच्चे में प्रॉब्लम ना आए। संसाधनों का उचित उपयोग करें, परियोजनाओं का उचित कार्यान्वयन करें। सरकार और गैर सरकारी संगठनों के बीच सहयोग जो कि इस समस्या को समाप्त कर सकता है सिकल सेल को, और फ्रंट लाइन कार्यकर्ताओं द्वारा मरीज सहायता समूहों का गठन किया जाए और इससे मरीजों द्वारा उपचार संबंधी दिशा निर्देशों के पालन में भी सुधार लाया जा सकता है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं और कल हम जो है कि इसकी संक्षिप्त जो सुर्खियां हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की उसको कवर करेंगे और उसमें सबसे पहले हम लोग पहले स्टेम सेल को पढ़ लेंगे, ये टॉपिक जो इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हम जो संक्षिप्त सुर्खियां बची हुई उसे कवर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।